जय हिंद दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है सैनिक वेलफेयर अड्डा। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीएडीआर की वृद्धि को लेकर कि जो कि 12 मार्च को प्रस्तावित थी मीटिंग, उसमें इसका फैसला क्यों नहीं हो पाया। साथ ही हम बात करेंगे टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि 8वें पे कमीशन के बारे में। इसके अलावा हम बात करेंगे यूपीएस के भी बारे में। साथ ही हम सीए क्लेम और ट्रांसफ़र पॉलिसी में जो बदलाव हुए हैं उसके बारे में भी आज बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो में बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट, यदि आपको मेरी वीडियो में दी हुई जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को होली की बहुत बहुत बधाई। साथ ही हमारे बहुत से सैनिकों ने, भूतपूर्व सैनिकों ने एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम भी दिया होगा, जिसका कि रिज़ल्ट कल रात को एसएससी ने घोषित कर दिया है, जिसमें से तकरीबन 1000 से अधिक ही एक्स सर्विसमैन सीजीएल 2024 के अंतर्गत सिलेक्ट हुए हैं। तो जो भी ईएसएम भाई लोग सीजीएल के थ्रू सिलेक्शन हुआ है जिनका, उन सबको बहुत बहुत बधाई। और साथ ही जिन दोस्तों का सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए, निराश मत होइए, एक दिन ज़रूर आपका भी सिलेक्शन होगा। क्योंकि मैं खुद ही एक सीजीएल सेलेक्टेड हूँ, तो प्लीज़ आप भी मेहनत करते रहिए, आपका भी सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, सभी जानते थे कि कल कैबिनेट की 12 तारीख को मीटिंग प्रस्तावित थी, जिसमें कि सभी को उम्मीद थी कि डीएडीआर के ऊपर कैबिनेट की बैठक में कोई ना कोई घोषणा जरूर होगी। परंतु जहाँ तक है कि इस बार कैबिनेट की मीटिंग में वृद्धि 2% की जाए या 3% की जाए, इस पर कोई आम सहमति बन नहीं पाई। या ये कहिए कि सरकार ने मन तो बना लिया है कि उसे कितनी वृद्धि करनी है, परंतु जैसे ही वो इस बार 2% की घोषणा करती है, जहाँ तक सबको लग रहा है आंकड़ों को देखते हुए, तो उसको भी पता है कि उसकी आलोचना होना तय है। बहुत ज़्यादा ही आलोचना होगी, तो हो सकता है कि सरकार किसी ऐसे सही वक्त का इंतज़ार कर रही हो जिसके कारण जिस समय मीडिया का ध्यान डीए वृद्धि से ज़्यादा किसी और इवेंट में लगा हो, ताकि ये डीए वृद्धि का मामला थोड़ा सा हाईलाइटेड कम हो। क्योंकि अगर 2% की वृद्धि सरकार अनाउंस करती है तो ये पिछले 7 सालों में सबसे कम वृद्धि होगी। और जहाँ तक पुराने ट्रेंड को देखा जाए तो हमेशा सरकार ने मार्च के आखिरी में ही हमेशा डीए वृद्धि की घोषणा की है, जो कि जनवरी से लागू होती है। और यदि ऐसा इस बार भी होता है तो मार्च के आखिरी में या अप्रैल के पहले हफ्ते में इसकी घोषणा हो सकती है। तो इंतज़ार करते हैं, लेट्स वेट फॉर द बेस्ट। सो बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिल्ली चुनाव के समय केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी कि वो पे कमीशन के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन करेगी। साथ ही इसके इतने समय होने के बाद भी अभी तक आयोग की कमेटी का गठन नहीं हो पाया है, जो कि अभी भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस का फाइनल निर्धारण नहीं किया जा सका है। तो कुछ एक्सपर्ट की माने तो 8वें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। परंतु हाँ, इसका अर्थ हुआ कि इसमें थोड़ी सी देरी हो सकती है, क्योंकि अभी तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस का ही फाइनल निर्धारण नहीं हो पाया है। परंतु केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का कहना है कि सरकार के पास पर्याप्त समय है, क्योंकि सरकार ने समय रहते ही पे कमीशन के गठन के लिए इसका घोषणा कर दी है। परंतु जैसा कि लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 8 सीपीसी के लिए अभी तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस की घोषणा नहीं हुई है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि आयोग के गठन से पहले केंद्रीय कैबिनेट को की शर्तों को मंजूरी देनी होती है। इसके बाद ये आयोग डीओपीटी और रक्षा मंत्रालय से उनके सुझाव को मांगता है। और
इसमें थोड़ा और समय भी लग सकता है। इसके बाद ही सरकार कमेटी का गठन, जहाँ तक उम्मीद है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसका गठन हो सकता है। तो वो भी इंतज़ार ही करते हैं। बस। तो अगली जानकारी है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एनपीएस यूपीएस के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब हमारे देश में सभी केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को 3 कैटेगरी में पेंशन के आधार पर डिवाइड कर दिया गया है, ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस। इसमें से कि सभी कर्मचारी और पेंशनर्स ओपीएस की ही मांग को कर रहे हैं। कई विभागों और यूनियंस ने भी इसकी मांग किया, पर इस पर अभी तक कोई भी सार्थक जवाब सरकार की तरफ से नहीं, क्योंकि सरकार शायद पूरा मन बना चुकी है कि पूरे देश भर में 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस को ही लागू किया जाएगा। तो इस मुद्दे को इसलिए भी उठाया जा रहा है क्योंकि अभी 10 मार्च को संसद के अंदर वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार से करीब 51,000 करोड़ की फंड की मांग की है, ताकि वह यूपीएस के लिए फंड का कॉर्पस बना सके, जिसमें से कि 7,000 करोड़ रुपए का आवंटन के लिए केंद्र सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। अगर देखा जाए तो 23 लाख केंद्रीय कर्मचारी और राज्यों के पेंशनर्स को मिला लिया जाए तो लगभग 90 लाख से ज़्यादा पेंशनर इसमें शामिल होंगे, और उनके लिए फंड बनाने में भी काफ़ी समय लग सकता है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दूं कि पीएफआरडीए ने 17 फरवरी 2025 तक सभी लोगों से ओपन मन से लोगों से डिमांड किया था कि वह अपने अपने सुझाव ईमेल के थ्रू पे कमीशन को लेके या एनपीएस यूपीएस को लेके अपने सुझाव और अपनी आपत्तियों को जता भी सकते हैं, बता सकते हैं, ताकि इसमें जैसा भी सुधार हो उसको किया जा सके। पर पीएफआरडीए ने अभी तक इसके ऊपर कोई भी रेस्पॉन्स नहीं दिया है। तो बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ, जो कि है सीए क्लेम को लेकर। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि केएसबी ने अभी से जितने भी एप्लीकेशन उसके पास गए थे और उनके ऑब्जर्वेशन नहीं है या दोबारा ऑब्जर्वेशन को ठीक करके दोबारा से एप्लीकेशन को रीसबमिट कर दिया गया है, अब उनका अप्रूवल देना शुरू कर दिया है। तो जैसा कि उम्मीद है कि फाइनल अप्रूव स्टेटस आने के बाद इसकी पेमेंट भी 20 से 25 दिन के अंदर हो जाएगी। तो जिन भाइयों ने भी केएसबी के थ्रू कभी अपने बच्चों का सीए क्लेम के लिए अप्लाई किया था, वो भी अपनी लॉगिन आईडी से लॉगिन करके केएसबी की साइट पर वो भी अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। और यदि उसमें कोई ऑब्जर्वेशन वगैरह है तो उसको ऑब्जर्वेशन आने के 1 महीने के भीतर ही ठीक कर लें, ताकि उनका भी क्लेम फाइनल अप्रूव हो सके। जी हाँ दोस्तों, आगे हम बात करते हैं ट्रांसफ़र पॉलिसी को लेकर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में अलग अलग ट्रांसफ़र पॉलिसी चलती है। उसी प्रकार केंद्र के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में पीए, एसए, मेल गार्ड, पोस्टमैन, एमटीएस और इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की ट्रांसफ़र रूल 38 के अंतर्गत की जाती है। और जैसा कि पहले डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से सीपीटी साल में 3 बार ट्रांसफ़र अलॉटमेंट निकालता था, परंतु दिसंबर 2024 से इस नीति में बदलाव करते हुए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने ऑर्डर किया कि साल में सिर्फ 2 ही बार ट्रांसफ़र साइकिल निकाला जाएगा, जिसमें कि पहला साइकिल मार्च में होगा और दूसरा ट्रांसफ़र साइकिल सितंबर में किया जाएगा। तो पहले के लेटर के हिसाब से 1 से लेके मार्च 5 या 1 से 5 सितंबर के बीच में सारे सर्कल्स अपनी अपनी वैकेंसी को कैप्चर करती थी, और रिकमेंडेशन वगैरह की कार्रवाई को पूरा करने के बाद 11 तारीख को प्रोविजनल लिस्ट अलॉटमेंट की निकालती जानी थी। परंतु इस बार जो 11 तारीख को प्रोविजनल अलॉटमेंट निकलना था वो नहीं निकला। साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से डायरेक्टरेट का एक मैसेज आया है, जिसमें कि इस डेट को बढ़ाकर अब 21 मार्च कर दिया गया है, और साथ ही फाइनल अलॉटमेंट का डेट
उसके 7 से 8 दिन के बाद, यानी कि मान लीजिए कि 1 अप्रैल या मार्च 31 तक निकलने की उम्मीद है। तो जो लोग भी अपने ट्रांसफ़र वगैरह का वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा और धैर्य रखिए, जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का थैंक यू। और अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।